हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने परावर्तन को समझा और परावर्तन के नियमों को जानने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसे कैसे परावर्तन होता है, ठीक है। और फिर हमने देखा समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद हमने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया गोलीय दर्पण का, जिसके बारे में हमने कहा था कि कल हम यानी कि आज उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसी के लिए आज हमारी क्लास है। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे कि कैसे कैसे गोलीय दर्पण काम करता है और उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो छोटा सा पहले कल का रिवीजन जो हमने गोलीय दर्पण के बारे में आपको बताया था। क्या बताया था बच्चों? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। मैंने आपको बताया था कि परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, जहाँ से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, ठीक है। और जो पीछे सतह क्या होती है, ये पॉलिश वाली सतह है। जैसे कि हमारा जनरली मिरर होता है, दर्पण होता है, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं ना, वो दर्पण होता है। तो उसमें क्या होता है, पीछे की साइड एक ब्राउन कलर की सतह होती है, उसे हम कहते हैं पॉलिश वाली सतह। और जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, फेस देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह या परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो जो मिरर और दर्पण होता है उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट होता है, समतल होता है। लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, या तो अंदर की तरफ होता है या फिर बाहर की तरफ। अब देखिए, इसमें पॉलिश वाली सतह क्या है? बाहर की तरफ, लेकिन परावर्तक पृष्ठ क्या है? अंदर की तरफ। तो जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। और जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की तरफ, क्योंकि भाई पॉलिश वाली सतह तो अंदर है और परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? बाहर की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर? तो यही है बेसिकली गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर या अंदर की तरफ होता है। जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ होता है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक पृष्ठ होता है बाहर की तरफ उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्लियर? अब इनकी थोड़ी और विशेषताएं जानते हैं कि कैसे कैसे ये इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला आता है इसमें ध्रुव, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई, ध्रुव क्या होते हैं, पढ़ते हैं इसको। मतलब ये जो जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ेंगे ये करीबन 7 पॉइंट्स हैं। तो इसमें मतलब हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो क्या है ये? पहला ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है भाई। देखते हैं अब भाई, ये क्या है? हमारा एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण भी कौन सा है? इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है ना भाई। बाहर तो पॉलिश वाली सतह हो गई, अंदर क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। तो हमारा कौन सा हुआ? ये कौन सा हुआ बच्चों? अवतल दर्पण, ठीक है। कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। क्लियर? अब इसमें क्या है, हम किसे ध्रुव कह रहे हैं भाई? ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसको तो हमने एक गोले से काट के ही तो निकाला है। तो ये तो आप मान लीजिए है ही नहीं, ये तो मैंने आपको दर्शा रखा है कि हमने इसको एक गोले से काट के निकाला है। मतलब हमारा ये इतना ही है, ये दर्पण जितना है ये इतना ही है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है ये है इतना। तो इसका केंद्र कहाँ होगा? यहाँ कहीं मध्य में। इसका जो केंद्र होगा इसके कहीं मध्य बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। तो इसी बिंदु को जो इसके मध्य में होता है, इसी को हम क्या कह रहे हैं? ध्रुव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों? ध्रुव, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं P से, ठीक है। तो क्या हुआ? ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को क्या कह रहे हैं हम? ध्रुव कह रहे हैं दर्पण का, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं P से। सिंपल। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला पॉइंट? वक्रता केंद्र। क्या है भाई? वक्रता केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं आगे इसमें क्या है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है भाई। मालूम है, तो हम जान चुके कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है गोले का ही तो भाग है, गोले से काट के ही तो हमने इसको निकाला है, ठीक है। तो इस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब भाई ये हमारा कोई वो है, क्या कहते हैं, मतलब दर्पण है कोई हमारा, ये गोलीय दर्पण है। तो इस गोलीय दर्पण को हमने क्या करा है? गोले से काट के निकाला है, ठीक है। तो जिस गोले से हमने इसको काट के निकाला उसका कोई ना कोई केंद्र तो रहा होगा, सेंटर तो रहा होगा, ठीक है भाई। हर गोले का, हर वृत्त का एक केंद्र तो होता ही है।
तभी तो उससे हम किसी भी गोले और केंद्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं कि भाई ये जो वक्रता ये जो पृष्ठ है, मतलब वक्रता पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ जो है ये, तो ये क्या है, किसी गोले को काट के निकाला हुआ है, तो उस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी जरूर होगा, उसी केंद्र को हम क्या कह रहे हैं, वक्रता केंद्र है। भाई अभी ये हमारा एक, मान लीजिए क्या है, हमारा एक परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, तो इसको मान लीजिए हमने इस किसी, ये वाला एक गोला था, इसमें से इसको काट के हमने इतना निकाल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये गोला बनाया गया होगा तो कोई ना कोई केंद्र से इसका निर्माण करा होगा। ठीक है, वही केंद्र है ये सी, तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, इस गोले दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या है बेसिकली सिंपल कि भाई गोले दर्पण जो है, गोले दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो एक गोले का भाग है। ठीक है, और उस गोले का कोई ना कोई केंद्र भी जरूर होगा, तो उसी केंद्र को हम दर्पण का क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जैसा हम अवतल दर्पण में बात कर रहे हैं ना, सेम वैसी चीज़ें उत्तल दर्पण में होती हैं। ठीक है भाई, इसमें भी ध्रुव हो गया ये। फिर हमने कहा वक्रता केंद्र, तो इसमें भी वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है भाई, परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसका एक केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ का वक्रता केंद्र। ठीक है, तो सेम अवतल दर्पण में जैसे हम बात कर रहे हैं, सेम आप उसको उत्तल दर्पण में भी अप्लाई करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या की तरफ। वक्रता त्रिज्या क्या कहती है भाई हमें, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम वक्रता केंद्र की तरह है ये भी। क्या है भाई, ये परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। ठीक है, गोले का भाग ही तो है ये भाई, इसको हमने काट लिया, बचा हुआ क्या, ये, तो ये गोले का भाग ही तो हुआ, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ, तो ये गोले का भाग ही तो है। जब इसको पूरा मिला देंगे तो ये गोला बन जाएगा, और उस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, और जो केंद्र होगा तो ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या होगी, या कोई भी इसकी परिधि जो होती है, ये जो परिधि है उसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। जब हम केंद्र से उसकी परिधि को मिला देंगे तो वो त्रिज्या ही तो बनती है बच्चों। ठीक है भाई, कोई गोला है, कोई वृत्त है, उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या तो होगी ही। ठीक है, तो उसी त्रिज्या को हम क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या है, गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सिंपल है एकदम। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये मुख्य अक्ष क्या है बच्चों, ये मान लीजिए ये जो मुख्य अक्ष है ये एकदम इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक है, रियल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है गोले दर्पण के अंदर। क्यों है, पढ़ते हैं। गोले दर्पण के ध्रुव P व वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या R से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं, गोले दर्पण के ध्रुव व वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को हम क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष कह रहे हैं। भाई देखिए, ये केंद्र है, ये ध्रुव है, इसको हमने मिला दिया केंद्र से। जब हम भाई हमारा जो ये ध्रुव P है, ये है तो इसकी परिधि पर ही, किसकी परिधि पर, गोले की परिधि पर। और जब हम केंद्र से परिधि पर कोई भी लाइन मिलाएंगे, चाहे यहाँ से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें लाइन, वो होगी तो त्रिज्या ही। ठीक है भाई इसको हम कहीं भी मिला दें, यहाँ मिला दें, यहाँ मिला दें, होगी तो ये त्रिज्या ही, रेडियस ही होगी, नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ध्रुव तो हमारा यहीं फिक्स होगा, क्योंकि हमने ध्रुव किसे कहा था, क्या कहते हैं इसको, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा था। तो ठीक है, तो ध्रुव तो हमारा यही होगा, लेकिन परिधि पे किसी भी बिंदु से हम केंद्र को मिला देंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी गोले की। ठीक है, तो ध्रुव P से त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा है ये पूरी, भैया हमने रेखा खींची, ध्रुव को मिलाती हुई गई, ठीक है, और त्रिज्या से होती हुई जा रही है, ये पूरी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी त्रिज्या है। तो ध्रुव से मिलाती हुई जा रही है, त्रिज्या के मिलाती हुई जा रही है। ठीक है, कहीं तक भी जा सकती है। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष कह रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कह रहे हैं। और ये लाइन रियल में कुछ नहीं होती, ये केवल इमेजिनरी है, काल्पनिक रेखा है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये आभासी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, सिंपल है बच्चों कि भाई क्या है, कोई भी एक रेखा जिसको हमने ध्रुव से मिला दिया और वो त्रिज्या से होती हुई जा रही है, उसे हम क्या कह रहे हैं, मुख्य अक्ष कह रहे हैं। ठीक है, अब बात आगे करते हैं मुख्य फोकस की। बच्चों अब ये अगले 2 पॉइंट पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अब बच्चों यहाँ देखिए, आप मान लीजिए आपके पास कोई बॉल है, ठीक है,
आपके पास ऐसी कोई, मतलब मान लीजिए आप एक गोले के अंदर हैं, ठीक है, आप एक गोले के अंदर, आप अपने आप को मानिए कि हम भाई एक गोले के अंदर हैं, और वो गोले की जो है ये दीवारें किसी की भी बनी है, लोहे की दीवार जो ईंट वींट की किसी की भी बनी है। मान लीजिए आपने यहाँ एक गेंद फेंकी, ये ऐसे आपने एक गेंद फेंकी, अब ये गेंद कहाँ जाएगी भाई, ये जो है, ये है क्या कहते हैं इसको, ये जो एक कर्व सा है, ये कर्व क्या करेगा, बॉल को एकदम ऐसे नीचे की तरफ डाल देगा। ये ऐसे तो नहीं एकदम ऐसे चली जाएगी, क्योंकि भाई ये ऐसी तो है ये, तो ये इस पर प्रेशर, एक प्रेशर तो डालेगा, तो गेंद का मोशन क्या होगा, इस साइड हो जाएगा एकदम, ठीक है, इस साइड हो जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ से कोई गेंद फेंकेंगे, मान लीजिए यहाँ से कोई गेंद फेंक रहे हैं ऐसे, अब क्या है भाई, यहाँ से अब जो बॉल है, अब ये दीवार जो है इस पर प्रेशर इधर से इधर की तरफ को डालेगी, बॉल की तरफ को, तो ये बॉल को किधर भेज देगी, इधर भेज देगी। आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए आप अपने दिमाग में कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। भाई आपने यहाँ से कोई बॉल फेंकी, यहाँ से आपने बॉल फेंकी, अब ये दीवार, अगर ये बिल्कुल सीधी दीवार होती, आप ऐसे फेंक रहे थे, तो ये वापस ऐसे आ जाती, ठीक है, आ जाती नहीं आ जाती, लेकिन अब है ये ऐसे कर्व में मुड़ी हुई थोड़ी सी, तो बॉल क्या होगी, ऐसे टकराएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। सेम ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ ऐसे टकराएगी और ऊपर की तरफ वापस चली जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब पढ़ते हैं अपना मुख्य फोकस, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, क्या होता है मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है। मुख्य अक्ष हमने अभी ऊपर देखा क्या होती है, ध्रुव, जो रेखा ध्रुव से और त्रिज्या की को मिलाती हुई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक बार फिर से इसको रीड करते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, यानी कि मुख्य फोकस कहाँ होगा, मुख्य अक्ष पर होगा कहीं भी, ठीक है। क्या होगा फिर उस पर, जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, भाई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरणें आपतित होंगी, ठीक है, और फिर आपतित होंगी तो उनका परावर्तन होगा, ठीक है, और परावर्तन के पश्चात वो कहाँ मिलती हैं, उस बिंदु पे मिलेंगी, ठीक है। किस बिंदु पे, जो मुख्य अक्ष के ऊपर है, और उसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, ठीक है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ में आया तो अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, तो आपको 100% ही समझ में आएगा, ठीक है। अब भाई मान लीजिए ये है हमारे पास, ये है हमारे पास दो दर्पण, ठीक है, ये है हमारे पास दो दर्पण। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ है बच्चों, क्योंकि बाहर पॉलिश है, तो ये हमारा अवतल दर्पण हुआ। ये हमारे पास एक गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, बाहर की तरफ है, और पॉलिश अंदर की तरफ है, तो ये क्या हुआ हमारा उत्तल दर्पण, ठीक है। अब इसमें हम अपना मुख्य फोकस देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा भाई। अब आप देखिए भाई उसमें क्या कहा गया था कि मुख्य अक्ष कहाँ है हमारी, यही तो है। अब भाई देखिए ध्रुव हमारा ये होगा, ध्रुव हम किसे कह रहे थे, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, कहीं ये मध्य बिंदु होगा और ये कहीं इसका सेंटर होगा कि नहीं होगा, सेंटर को हम क्या कह रहे हैं, सी। तो मुख्य अक्ष हमारी क्या होती है, जो ध्रुव से त्रिज्या को मिलाती हुई जाए रेखा, और ये काल्पनिक रेखा होती है, इसे ही हम कहते हैं मुख्य अक्ष। सिंपल है बच्चों, ठीक है, तो यही हमारी मुख्य अक्ष हो गई, क्लियर। अब देखिए, अभी उसने क्या कहा था हमें परिभाषा में, जो हमने मुख्य फोकस की परिभाषा की पढ़ी थी, उसमें हमसे कहा था उसने कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें। अब भाई मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आपतित होंगी, आपतित कहाँ होंगी, परावर्तक पृष्ठ भी तो आपतित होंगी जहाँ पर उसका परावर्तन होगा, और परावर्तक पृष्ठ हमारा है कहाँ, अंदर की साइड। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम किरणें चलाते हैं, मान लीजिए ये गई हमारी। अब पहले आप मुझे ये बताइए समांतर क्या होता है। समांतर बच्चों ये होता है, एक मिनट पहले मैं किरण बना देता हूँ एक, ये हमारी हो गई किरण। अभी समांतर क्या होगा, समांतर रेखाएं वो होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। भाई अब ये कोई दो समांतर हैं, दो समांतर रेखाएं हैं, ये क्या कभी ये एक दूसरे को काटेंगी, नहीं काटेंगी, और हमेशा इनकी ये जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की इक्वल होगी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हो गई। अब ये परावर्तक पृष्ठ है तो इसको ये परावर्तित कर देगा, परावर्तन हो जाएगा इसका। परावर्तन होने के बाद कैसे जाएगी किरण, अब भाई ये कर्व है यहाँ पे तो इसको नीचे की तरफ फेंक देगी ये, है ना। अगर ये सीधी ऐसे जाती, ठीक है, तो एकदम सीधी वापस चली जाती, लेकिन यह है इस तरह से मुड़ी हुई, कोई किरण ऐसे जाएगी तो ऐसे वापस हो जाएगी वो, जैसे हमने पीछे भी समझा था, ठीक है। तो भाई किरण हमारी ऐसे आपतित हुई, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चली,
परावर्तक पृष्ठ पे टकराई, यहाँ ये इसका आपतन बिंदु हुआ, तो यहाँ से वापस ऐसे परावर्तित हो जाएगी। कैसे? ऐसे। ठीक है, हो गई परावर्तित। ठीक है, अब इधर से दूसरी किरण चलाई हमने, ये चला दी भाई। ठीक है, ये यहाँ पे आपतित हो गई, ये इसका आपतन बिंदु हुआ। ठीक है, अब ये परावर्तक पृष्ठ है, ये ऐसे कर्व है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको ऊपर की तरफ फेंकेगी। तो बच्चों ये कैसे जाएगी, ये जाएगी ऐसे। ठीक है, ऐसे ही तो जाएगी भाई, जाएगी कि नहीं ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो जिस बिंदु पर ये मिली परावर्तित किरणें, इसी बिंदु को हम क्या कह रहे हैं, मुख्य फोकस। क्या कह रहे हैं बच्चों, मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से। अब एक बार फिर से परिभाषा को पढ़ते हैं और फिर इस चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पढ़िए एक बार फिर से इसकी परिभाषा को। क्या हमने बताया मुख्य फोकस में, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। बच्चों इस लाइन पे थोड़ा जोर दीजिएगा, परावर्तन के पश्चात किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इसका भी हम मतलब समझेंगे कि इस बात का क्या मतलब है। भाई या तो मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, इस बात का क्या मतलब हुआ कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। समझ रहे हैं ना। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको परिभाषा समझ में आ गई या नहीं आ गई। क्या हमने कहा, भाई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण हुई, यहाँ इसका आपतन बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से परावर्तित हो गई, फिर यहाँ से किरण हमने चलाई, ये यहाँ से परावर्तित हो गई। तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के किसी जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसी को हम क्या कह रहे हैं, मुख्य फोकस कह रहे हैं। और मुख्य फोकस को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इतना क्लियर है। अब उस बात का मतलब समझते हैं कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उस चीज़ का क्या मतलब है। उस बात का मतलब हमें समझ में आएगा जब हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे। भाई जैसा अवतल दर्पण में हो रहा है सेम वैसा ही उत्तल दर्पण में भी होगा। कैसे, अब भाई ये हमारी मुख्य अक्ष है हमारी ये मुख्य अक्ष, ये कितनी भी हो सकती है क्योंकि काल्पनिक रेखा है, ये हमारी मनगणत बनाई हुई रेखा है। ठीक है, जो किससे गुजरती है, ध्रुव से और त्रिज्या से। ठीक है, ये कोई त्रिज्या इसका सेंटर होगा। ठीक है, अब भाई देखा हमने, क्या कहा हमने मुख्य फोकस में कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित होती हैं। कहाँ होती हैं, परावर्तक पृष्ठ पे। इसका परावर्तक पृष्ठ कहाँ है, ऊपर की साइड, क्योंकि अंदर तो पॉलिश हो रही है। ठीक है, ये भाई हमने कर दी यहाँ, इसको आपतित कर दी। ये भाई हमारी किरण यहाँ हो गई आपतित हो गई, ये यहाँ से कहीं से आ रही है किरण। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका आपतन बिंदु हुआ कि नहीं हुआ। अब बच्चों कैसे जाएगी ये किरण, भाई ये यहाँ पे कर्व है, अगर कोई बिल्कुल सीधा पृष्ठ होता है तो किरण ऐसे आती और ऐसे वापस चली जाती, लेकिन ये है यहाँ पे कर्व, तो ये जैसे यहाँ पे टकराएगी तो इसको ऐसे बाहर की तरफ भेजेगा वो, ये जो पृष्ठ है इसे टकराएगी और ऐसे बाहर की तरफ जाएगी इससे। ठीक है, तो भेज देते हैं इसको, परावर्तित कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से ऐसे परावर्तित हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी। समझ रहे हैं, ये इस पृष्ठ से, मतलब ये इस पृष्ठ के माध्यम से इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से इसको कहीं भी भेज देंगे। मैंने आपको पिछले उसमें समझाया ना अभी यहाँ पे कि इस कर्व के माध्यम से कैसे ऐसे, मतलब इसको ऐसे इस साइड इस डायरेक्शन में इसको वापस भेज रहा है, ये परावर्तित कर रहा है। तो ठीक वैसे ही इसमें है, ये जो है ये कर्व इसको इस साइड परावर्तित करेगा। ठीक है, कर दी भाई परावर्तित। ठीक है, अब किरण आपतित होंगी तो अनगिनत कितनी भी लाखों करोड़ों किरणें आपतित हो सकती हैं। माना एक किरण यहाँ से आपतित हो गई भाई, ये यहाँ से किरण आपतित हुई परावर्तक पृष्ठ पे, ये आपतन बिंदु पे गिरी और यहाँ से क्या होगी, ये इस साइड से परावर्तित हो जाएंगी, क्योंकि ये जो ये सरफेस है, ये वाला जो तल है इसका, ये जो कर्व बना हुआ है, जो घुमाव है, ये मोड़ है, इसको ये ऐसे मोड़ देगा। ठीक है, ये इस तरह से मोड़ देगा। ठीक है, तो ये हो गई, यहाँ से परावर्तित हो जाएगी ये किरण, हो गई भाई। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये कैसे मिलेंगी, अब ये परावर्तित किरणें तो कभी मुख्य अक्ष में मिलेंगी ही नहीं भाई, मुख्य अक्ष हमारी यहाँ है, ये किरणें जा रही हैं ऐसे, ये तो कभी नहीं मिलेंगी किरणें परावर्तित। ठीक है, तो अब उस बात का मतलब आपको समझ में आएगा कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए भाई, इसको पीछे की तरफ बढ़ा लो, मनगणत बढ़ा लिया हमने, इसको भी बढ़ा लेते हैं मनगणत, पीछे की साइड मिल गई ना बच्चों, पीछे की साइड। मतलब एक्चुअली मिलती नहीं है, लेकिन क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
हमें ऐसा लगता है कि कहीं से कहीं ना कहीं ये पीछे कहीं मिली होंगी और वापस आ रही है फिर ये, ठीक है। यानी कि ऐसा रियल में होता नहीं है, लेकिन मिलती हुई हमें इस तरह से ये प्रतीत होती हैं। समझिए किस तरह से होती हैं। इनको हम मनगढ़ंत हमने पीछे की तरफ बढ़ा दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मुख्य फोकस। क्योंकि मुख्य फोकस उसे ही तो कहते हैं जब परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर मिलती हैं। समझ गए बच्चों? क्लियर हो गई होगी पूरी इमेज? नहीं हुई तो दोबारा देखिएगा इस चीज़ को, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है द्वारक या अपर्चर, ठीक है। द्वारक, अब भाई द्वारक क्या होता है, ये हमारा आखिरी पॉइंट है इसका गोलीय दर्पण के बारे में। इसको भी समझ लेते हैं क्या है भाई ये। तो द्वारक क्या होता है बच्चों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेख का व्यास द्वारक कहलाता है, ठीक है। ठीक है भाई। तो भाई ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये भी हमारा गोलीय दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये तो अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कौन सा अवतल होता है कौन सा उत्तल, ठीक है। तो क्या कहा हमने इसकी परिभाषा में कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, कि वृत्ताकार सीमा रेख, ये इसकी वृत्ताकार सीमा रेखा है, ठीक है, का व्यास द्वारक कहलाता है। इसका व्यास क्या होगा बच्चों, इसके जो दोनों एंड्स हैं, ये जो दोनों जहाँ ख़त्म हो रहा है, दोनों एंड्स जो हैं इसके जो दोनों कोने हैं उनको आपस में ऐसे मिला दीजिए। इसके भी ऐसे दोनों एंड्स को मिला दीजिए बच्चों, यही व्यास है। लिखा है ना यहाँ mn द्वारक है और द्वारक क्या होता है, व्यास होता है। तो यही mn क्या हो जाएगा इसका द्वारक। समझ गए द्वारक क्या होता है, क्लियर। और ये जो mn होगा ये हमेशा जो वक्रता त्रिज्या होती है ना उससे हमेशा छोटा होगा ये, ठीक है भाई। अब ये जो है ये जो परावर्तक पृष्ठ है ये तो किसी एक बड़े गोले का भाग है ना। अब जब वो गोला बड़ा है तो उसकी त्रिज्या तो ऑब्वियसली बड़ी होगी इसके व्यास से, ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने गोले से किसी बड़े गोले से काट के तो बनाया है, तो वो त्रिज्या बड़ी होगी और ये जो इसका व्यास होता है परावर्तक पृष्ठ का ये छोटा होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा गोलीय दर्पण के बारे में। पहले तो हमने गोलीय दर्पण को ये जाना गोलीय दर्पण के बारे में कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर या बाहर की तरफ होता है। फिर हमने समझा क्या उत्तल दर्पण होता है क्या अवतल दर्पण होता है, उसके बारे में हमने उसके बाद हमने गोलीय दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, जिसमें हमने पहला बताया ध्रुव। ध्रुव हमने किसे कहा कि किसी भी परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होगा उसको हम क्या कह रहे हैं, ध्रुव, और इसे हम प्रदर्शित करते हैं P से, ठीक है। उसके बाद हम आए वक्रता केंद्र पे। वक्रता केंद्र हमने किसे कहा, हमने कहा भाई कि ये जो गोलीय दर्पण है ये वक्रता पृष्ठ है, ये किसी एक बड़े गोले का भाग है, ठीक है। और जब ये किसी बड़े गोले का भाग है तो उसका कहीं ना कहीं कोई केंद्र भी रहा होगा, ठीक है। तो उसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। फिर हम वक्रता त्रिज्या पढ़ा। अब भाई वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक वैसे ही कि भाई ये परावर्तक पृष्ठ किसी बड़े गोले का भाग है, ठीक है। अब वो बड़े गोले का भाग है, ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या रही होगी, और त्रिज्या क्या होगी, जो C से किसी भी परिधि को मिला दो केंद्र से वो उसकी त्रिज्या बन जाती है। तो उसी त्रिज्या को हम क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा मुख्य फोकस प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमने कहा कि कोई ये रियल लाइन नहीं होती है, एक इमेजनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, हमारी मनगढ़ंत हमारी बनाई हुई होती है। लेकिन कहते किसे हैं, वो रेखा जो वक्रता पृष्ठ के परावर्तक पृष्ठ के ध्रुव से होकर जाए और त्रिज्या से होकर जाए, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। मुख्य फोकस को मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर आए हम मुख्य फोकस पे। मुख्य फोकस क्या होता है बच्चों, हमने इसको कहा कि मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु होगा, ठीक है। मुख्य अक्ष पर वो बिंदु जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर परावर्तित किरणें मिलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। और फोकस दूरी क्या कहते हैं। अच्छा ये हमारा पॉइंट रह गया फोकस दूरी, इसको समझते हैं। ये फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव व फोकस के बीच की दूरी। अब देखो बच्चों, यहाँ हमने फोकस को समझा था अपने। फोकस हमने किसे कहा था कि जहाँ परावर्तित मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें मिलती हैं, भाई ये मुख्य अक्ष है और ये हमारी परावर्तित किरणें हैं, जहाँ ये मिली वही मुख्य फोकस होता है। फिर हमारा रह गया था फोकस दूरी एक पॉइंट, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फोकल लेंथ, ठीक है। तो वो हम किसे कहते हैं कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। मुख्य फोकस क्या है, ये F और ये P,
तो इस एफ और पी के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। यानी कि एफ पी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकल लेंथ। क्या कहलाएगी बच्चों? फोकल लेंथ, या हिंदी में फोकस दूरी। ठीक है, किसके किसके बीच की दूरी? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। उसके बाद हमने द्वारक को पढ़ा। द्वारक क्या होता है कि कोई भी हमारा परावर्तक पृष्ठ है उसके दोनों एंड्स को आपस में मिला दो, वही होता है उसका व्यास, और उसी को हम कहते हैं द्वारक। ठीक है, हमने कहा कि द्वारक हमेशा वक्रता त्रिज्या से छोटा होगा। तो बच्चों यही है गोलीय दर्पण के बारे में। ठीक है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इनकी टर्म के बारे में ये कभी भी पेपर में पूछ ली जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी भी आ जाएंगी आपके। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख। इसको आज ही देखें या कल देखें? चलो देख लेते हैं आज ही, जब हमने लिख ही दिया इसको तो आज ही देख लेते हैं इसको, कुछ महत्वपूर्ण। तो गोलीय दर्पण के बारे में आपको आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण किरण आरेख आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको समझते हैं क्या होते हैं ये। भाई ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण। ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, समझ गए। अब इसमें हमने एक किरण आपतित की, लेकिन वो किरण क्या है? वो ऐसे नहीं कैसे जा रही है, मतलब ये एक विशेष आपतित किरण है जो जा रही है मुख्य फोकस से। भाई कैपिटल एफ को मुख्य फोकस ही तो कहते हैं। तो ये मुख्य फोकस से होते हुए परावर्तक पृष्ठ पे गिर रही है। किस पे गिर रही है? परावर्तक पृष्ठ पे। हम मतलब ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम शुरू में हमने क्या पढ़ा था? हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे। ठीक है, अब भाई जहाँ हमें परावर्तन करना है वहाँ परावर्तन के नियम भी तो अप्लाई होने चाहिए। अगर वहाँ परावर्तन के नियम ही अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है, लागू नहीं होंगे, तो वहाँ परावर्तन हो कैसे जाएगा? ठीक है, तो वही हम यहाँ पे उन नियमों को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि वो यहाँ नियम अप्लाई हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हैं क्यों कर रहे हैं हम इस चीज़ को? अगर वो परावर्तन के नियम यहाँ अप्लाई हो गए तो ठीक है कि परावर्तन हो सकता है। देखते हैं अब भाई हमने एक किरण आपतित की, ये मुख्य फोकस से हुई और परावर्तक पृष्ठ पर गिरी, तो जहाँ गिरी वही आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से मैंने आपको क्या बताया था कि हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों? अभिलंब खींचते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ अभिलंब कैसे खींचेंगे? ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। ठीक है, ये जो इन तीनों किरण आरेख पे अप्लाई होगा। आपने 9वीं में या 8वीं में किसी भी क्लास में एक ना एक वृत्त की प्रॉपर्टी ज़रूर पढ़ी होगी। क्या होता है भाई? मान लिया ये एक वृत्त है, एक सर्कल है। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सर्कल। अब ये सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर भी होगा, वो होगा। तो हम क्या कहते हैं, तो ये जो सेंटर से कोई भी रेखा होती है, ठीक है, सेंटर से जो ये रेखा होती है ये क्या करती है?